Welcome all to Prajaspa Foundation. I am Dr. Mohammad Zia. Today we are going to discuss the sixth lecture in our medieval history series where we are going to talk about the Delhi Sultanate. अब जैसा मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था जब हम अरब और टर्किश इन्वेजन की बात कर रहे थे कि ये बहुत सारे हिस्टोरियंस के लिए यही वो टाइम पीरियड है जिसे कि आप दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है जिसे कि आप मेडिवल हिस्ट्री से जो है वो रिलेट करते हो, बट हमने थोड़ा सा उसको डिफरेंट वे से देखा कि कैसे जो है हाउ द वे कि जिस वजह से जो अरब और टर्किश इन्वेजन हुआ उसके होने की वजह क्या थी, हमने वहाँ से शुरुआत की। सो दिस दिल्ली सल्तनत हम इट्स अ लेंथी टॉपिक, हम इसे दो पार्ट्स में कवर करेंगे। तो आज हम बात करेंगे दो डायनेस्टीज़ की मेनली। सो जनरली जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो द पीरियड बिटवीन 1206 and 1526। 1206 मीन्स डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी, जिसके बाद जो है जो उसका यहाँ पर स्लेव जनरल था दैट वाज कुतुबुद्दीन ऐबक, वो अपने आप को डिक्लेयर करता है एंड द इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूल स्टार्ट्स इन इंडिया। वहाँ से लेके द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी, ये दो ऐसे इवेंट हैं जो द फर्स्ट वन मार्क्स द बिगिनिंग, द डेथ ऑफ Muhammad Ghori marks the beginning of the Delhi Sultanate, और first battle of Panipat where Ibrahim Lodi was defeated marks the end of the Delhi Sultanate। और इस टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि 5 अलग अलग डायनेस्टीज़ जो हैं वो यहाँ पर रूल करती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्लेव और द मामलुक और द इल्बारी डायनेस्टी। अलग अलग नाम आते हैं, वो क्यों हैं हम आगे चल के देखेंगे, और मोस्टली स्लेव्स ही थे इसलिए हम इसे स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। सो स्लेव डायनेस्टी विच रूल फ्रॉम 1206 टू 1290 एंड एक दो बार क्वेश्चंस जो है वो इसके कंटेक्स्ट में आते भी हैं दैट हाउ मच। सो दिस वाज अ रूल ऑफ 84 years, फाइन। देन केम खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 30 years। देन केम द तुगलक्स रूल्ड फॉर from 1320 to 1413, so they ruled for a period of 93 years। Okay, then came the Sayyids ruled from 1414 to 1451, which is a time duration of almost how much it is, from 1414 to 1451, so 40 minus 4, 36 years, yes, it's 36 and 137 years। Okay, then came the Lodhis, who were the last दिल्ली सल्तनत में सबसे आखिर में जिसने रूल किया। It was Lodhis, and Lodhis ruled from 1451 to 1526, and that is 75 years। और कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि किसने ज़्यादा लंबे समय तक रूल किया, तो बेटर यू शुड ऑलवेज, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा है कि किसी भी राजा का, किसी भी सुल्तान का, रूलर का, या इस केस में हम देखें दिल्ली सल्तनत के केस में हम देखें तो जो डायनेस्टीज़ हैं उनका ड्यूरेशन जो है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में अगर आप इतना भी लिख रहे हैं इट इज़ सेविंग योर टाइम, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, बट समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड इन दिस, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है सबसे ज़्यादा लोदीज़ में, तुगलक्स में और स्लेव डायनेस्टी में। सो लॉन्गेस्ट इट वाज द लोदीज़, लीस्ट इट वाज द खिलजीज़। ये पॉइंट्स आपको जो है वो ध्यान रखने हैं स्पेशली इन दिस दिल्ली सल्तनत। तो 5 डायनेस्टीज़ थी, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड देन द लोदीज़। मूविंग ऑन, हम शुरुआत करेंगे स्लेव डायनेस्टी से। स्लेव डायनेस्टी रूल फ्रॉम 1206 टू 1290, और यहाँ पर इसकी जो शुरुआत होती है वो शुरुआत करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, जैसा कि पहले बताया कि जब मोहम्मद गौरी जो है उसने सेकेंड बैटल ऑफ तराई में पृथ्वीराज चौहान को हराया एंड देन ही इस्टेब्लिश्ड हिज रूल ओवर दिस रीजन, तो यहाँ पर उसने अपना जो भी ही वॉज नॉट वेरी मच फॉन्ड ऑफ दिस एरिया, वो बार बार वापस आता जाता रहता था, तो इसलिए इस रीजन का जो कमांडर है या इस रीजन का जो रूल है वो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में दिया। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ही वॉज अ लॉयल स्लेव टू हिज मास्टर, और जब तक मोहम्मद गौरी जो है वो ज़िंदा रहा तब तक उसने किसी भी तरीके से कोई भी मतलब अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं किया, बट व्हेन बिकॉज दिस वाज द रूल ऑफ स्लेवरी कि जब मास्टर यूज्ड टू डाई और या फिर
जो वो उसको अगर उसकी स्लेवरी से आज़ाद कर देता था, देन नो वन एल्स कैन हैव अ क्लेम ओवर दैट इंडिविजुअल विच हु वाज स्लेव. सो जैसे ही 1206 में, हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि 1206 में मोहम्मद गौरी जो है ही डाइड. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, कुतुबुद्दीन ऐबक डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, और यहाँ पर जो उसके पोजेशंस थे उस पर उसने अपना क्लेम किया, एंड ही इज़ द रियल फाउंडर ऑफ द मुस्लिम रूल इन इंडिया. हु? Qutbuddin Aibak is the real founder of Muslim rule in India. Now if we talk about his, he ruled only for 4 years, from 1206 to 1210, और he was the first one जिसने independent rule किया. He was the first जिसने जो title of सुल्तान है वो लिया. इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कहने को दिल्ली सल्तनत की शुरुआत यहाँ से होती है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की कैपिटल जो है वो लाहौर थी. ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की कैपिटल जो है वो लाहौर थी. उसके अलावा ही वॉज ऑल्सो नोन एज लाख बख्श, क्योंकि वो ही वॉज वेरी मच generous when it comes to donations and other things. He was very much generous to that, and he was someone. यहाँ पर देखो कॉइन्स इशू हो रहे हैं, गोल्ड सिल्वर कॉपर के कॉइन्स जो हैं वो इशू करते हैं, एंड ही डिस्कार्डेड. सो जो अब्बासी, अब यहाँ पर आप देखिए कि जो खिलाफत है, जो खलीफा वॉज द मुस्लिम हेड of all the religious and the political things. So जो खिलाफत है उसका नाम जो है, he was the one who discarded that we are not going to issue it in the name of Khalifa, we are going to have this independent rule. तो यहाँ पर ये एक चीज़ जो है हमें ध्यान रखनी है कि he was someone, he not only declared himself independent of his master, but also उसने अपने आप को as an independent ruler establish किया from the खिलाफत, from the Khalifa. So he discarded this carving of the coins from in the name of Khalifa. Then कुतुबुद्दीन ऐबक 4 साल में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, नॉट मेंशन्ड हियर. आर्ट एंड कल्चर में हम उसको इन डेप्थ देखेंगे, बट फिर भी आपको यहाँ पता होना चाहिए दैट कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे 2-3 इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन हुए. फर्स्ट वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ, ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार का पहला सेक्शन जो है वो इसने शुरू किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने. और ये जो उसने शुरुआत की थी इसको बनाने की, उसके टाइम पे कभी कंप्लीट नहीं हो पाया. तो उसमें 5 आप देखोगे फ्लोर्स हैं, 5 सेक्शंस हैं. तो पहला सेक्शन जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की. और जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत की थी कुतुब मीनार की, तो वो उसमें जो कुतुब मीनार का कुतुब है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का नहीं है. इट इज़ ऑन हिज जो उनके ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ अ सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके नाम पे जो है ये कुतुब मीनार का नाम पड़ता है. तो कुतुब मीनार की पहला सेक्शन है या जो पहला हिस्सा है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया 5 में से. तो नंबर 2, 3 और 4 इल्तुतमिश ने बनाया, जिसके बारे में अभी हम देखेंगे. और जो लास्ट वाला हिस्सा है, जो 5वीं मंजिल है, जो टॉप पार्ट है कुतुब मीनार का, उसका कंस्ट्रक्शन फिरोज़ तुगलक ने कर पाया. तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है. उसके अलावा क़ुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जो वहीं कुतुब कॉम्प्लेक्स में है. अपार्ट फ्रॉम दैट अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, दिस इज़ ऑल्सो अ मॉस्क, एंड दिस वाज आल्सो कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो शुरुआत है, यहाँ पर हेरिडिटरी नहीं थी, यहाँ पर जो है वही स्लेव डायनेस्टी चलती रही. तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगेन अ स्लेव शमशुद्दीन इल्तुतमिश जो है वो आता है, एंड ही रूल्ड फॉर 26 ईयर्स. ही रूल्ड फॉर 26 ईयर्स. और ही वॉज ऑफ द इल्बारी ट्राइब, इसलिए कई बार हमें आपको जो नाम दिखेगा वो इल्बारी डायनेस्टी भी दिखता है, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स शुरू होती है, इससे पहले नहीं थी. अब ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसे इक़्तिदार, क्योंकि इक़्तिदारी जो है वो फॉलो ऑन किया जो सिंध और मुल्तान में चल रही थी, वही इक़्तिदारी इन लोगों ने यहाँ फॉलो अप किया और इक़्तिदार बनाया था इसे ग्वालियर का. ही वॉज द वन हु वॉज द कंसोलिडेटर. नाउ फाउंडर वॉज ऐबक, लेकिन जो कंसोलिडेशन ऑफ द टर्किश रूल है यहाँ पर और दिल्ली सल्तनत को जो एक शेप दिया वो किसने किया? वो इल्तुतमिश ने किया. इल्तुतमिश शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली. इल्तुतमिश क्या करता है? ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली. और यहाँ पर वो अरबिक कॉइनेज इन इंडिया इंट्रोड्यूस करता है. अब देखो उसको, अब अगर उसने 26 साल के लगभग अगर रूल किया है, तो फॉर श्योर ही मस्ट बी हैविंग सम विजन, फॉर श्योर ही मस्ट बी हैविंग सम what to call
कहना चाहिए एक नज़र होगी कि जिससे कि उसको पता था कि मुझे रूल करना है, और वो यहाँ पर एक सिस्टम जनरेट कर रहा था। बिकॉज अब बाहर या लूट के जाने वाला तो सिस्टम ख़त्म हो गया। अब द पॉइंट हियर वाज टू स्टे एंड रूल, एंड दिस वाज वेरी मच विजिबल इन इल्तुतमिश एडमिनिस्ट्रेशन। सो व्हाट ही डिड, ही इंट्रोड्यूस अरब कॉइनेज, और सिल्वर टका बिकेम ए स्टैंडर्ड कॉइन इन मिडिवल इंडिया। और उसने कॉपर, तो दो तरीके के कॉइन्स जो हैं वो इशू होते हैं। सिल्वर का कॉइन जो था वो टका कहलाया, टंका कहलाया, या आगे चल के जो कॉपर का कॉइन है इसी टाइम पे इशू होता है, इट वाज कॉल्ड एज जीतन। मतलब अब यहाँ पर कॉइनेज सिस्टम को जो है वो स्टैंडर्डाइज किया गया। कॉइनेज सिस्टम को क्या किया गया, कॉइनेज सिस्टम को जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड किया गया। देन अब उसे एक चीज़ पता थी, क्योंकि यहाँ पर अब जैसे ही सेंट्रल एशिया में जो दूसरे तुर्क लीनिएजेस थे, उन्हें जब ये पता चला कि देयर इज़ द टर्किश हैव स्टार्टेड रूलिंग इन इंडिया, अब क्या होने लगा कि वहाँ से भी देयर वाज अ कॉन्टीन्यूअस पॉलिटिकल एज वेल एज मिलिट्री इन्वेजन, जो कि इनको हटा के अपने रूल में इंक्लूड करना चाहते थे। इल्तुतमिश वाज नोइंग दिस वेरी वेल, तो उसने उस टर्किश इन्वेजन को या उस टर्किश पॉलिटिकल टर्मोइल को रोकने के लिए ही इस्टेब्लिश्ड अ न्यू ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स एंड मिलिट्री कमांडर्स, जो कि उसे एक तरीके से एक एडवाइजरी बॉडी जो है वो बना, एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करेंगे। एंड दैट वाज नोन एज तुर्कान चहलगानी। तुर्कान चहलगानी वाज इट वाज अ ग्रुप ऑफ एलीट 40 एलीट मिलिट्री रूलर्स एंड कमांडर्स, उनका जो है वो था। और यहीं से आप देखोगे, अगर आप मिडिवल हिस्ट्री को देखोगे, यहाँ से शुरुआत करके इवन टिल 1857, मतलब जब तक बहादुर शाह जफ़र जो है वो अंग्रेज़ों ने उन्हें अरेस्ट नहीं कर लिया, टिल द रिवोल्ट ऑफ 1857, मिडिवल हिस्ट्री की जो कहानी है 1206 से लेके 1857 तक, वो सिर्फ इतनी सी है कि कभी जो है वो एक पावर स्ट्रगल था बिटवीन द नोबल्स एंड द रूलर, जहाँ पे आप देखते हैं कि जहाँ कभी आप देखोगे कि रूलर जो है वो डोमिनेट करेगा नोबल्स को, और एक बहुत बार ऐसी डिक्लाइनिंग स्टेजेस आएंगी जब नोबल्स विल ट्राई टू बी द किंग मेकर, और वो बहुत बड़ा एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करेंगे। तो कभी गाड़ी नाव पे, कभी नाव गाड़ी पे, वो वाली चीज़ हमें मिडिवल हिस्ट्री में दिखेगी कि कभी नोबल डोमिनेट करते हैं, कभी रूलर डोमिनेट करते हैं, और इन्हीं दोनों की पावर स्ट्रगल पे पूरी मिडिवल इंडिया की जो है हिस्ट्री जो है वो होती है। सो तुर्कान चहलगानी, अब यहाँ पर इल्तुतमिश जो है वो एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप लेता है, दैट ही वाज इन स्पाइट ऑफ हैविंग सन्स, ही अपॉइंटेड, ही नेम्ड हिज डॉटर रज़िया एज ए सक्सेसर। तो रज़िया जो उसकी बेटी थी, उसको जो है वो एज ए सक्सेसर नॉमिनेट करता है। एंड दैट वाज रेवोल्यूशनरी, क्योंकि आज से how much 1240 was the time, 1236 was the time period, और आज से करीब 800 साल पहले ये कहना कि एक समवन, स्पेशली जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स हैं, वहाँ वुमेन का स्टेटस थोड़ा सा नहीं वैसे बहुत नीचे है, रहता था उस दौर में भी, तो वहाँ पर ये कहना कि दैट अ वुमेन विल रूल, दैट वाज रेवोल्यूशनरी। एंड इन स्पाइट ऑफ दैट, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ से डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है, जो डायनेस्टी या हेरिडिटरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो शुरू होगा। तो इल्तुतमिश क्या करता है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग हिज सन्स, ही नॉमिनेटेड हिज डॉटर रज़िया एज द सक्सेसर। लेकिन रज़िया को भी इमीडिएट जो है वो नहीं मिल पाता है। फर्स्ट इट वाज हर ब्रदर रुकनुद्दीन फ़िरोज़, जो हार्डली अ स्पैन ऑफ 6 months वो जो है वो बनता है सुल्तान फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। सो इट्स बेसिकली इल्तुतमिश एंड इट वाज नॉट रज़िया सुल्तान, इट वाज इल्तुतमिश एंड देन रुकनुद्दीन फ़िरोज़। फिर जो है वो रज़िया सुल्तान जो है वो बनती है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज़ रज़िया सुल्तान रूल्ड ओनली फॉर 4 years। ठीक है, द फर्स्ट एंड द ओनली फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया। अब क्योंकि इसको रूल करना था, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, ख़ास तौर पे जो नोबिलिटी थी, ख़ास तौर पे जो मिलिट्री कमांडर थे, उनके लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था कि हाउ टू एक्सेप्ट दैट अ वुमन कैन बी, हम मतलब एक औरत के आगे कैसे अपने आप को सबमिट करें, या हम एक औरत के आगे कैसे ख़ुद को जो है इस्टेब्लिश करें, मतलब उसको सलाम करें या उसको झुक के उसका ऑर्डर लें। तो दैट वाज समथिंग विच वाज नॉट
एक्सेप्टेबल, स्पेशली क्योंकि देखो यहाँ पर फिर वही चीज़ होती है कि पॉलिटिक्स और रिलीजन जो है वो मिक्सअप होने लगता है। और तुर्कान चहलगानी के अलावा जो मुस्लिम उलमा थे उनका भी एक बहुत बड़ा से होता था इन द रूल एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, एंड दैट वाज विजिबल हियर। क्योंकि यहाँ पर जो थियोलॉजियंस थे, जो उलमा थे, उन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि रज़िया सुल्तान कैन बी द रूलर। वाई? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वुमेन, और उसके बाद द वे शी प्रेजेंटेड हरसेल्फ, मतलब उसने पर्दा सिस्टम जो है वो उसको डिस्कार्ड किया। वो फीमेल अपैरल्स में नहीं आती थी, शी यूज्ड टू ड्रेस लाइक मैन, एंड she led the army, she went for hunting, which was never at that point of time, obviously 800 साल पहले ये चीज़ कभी भी एक मतलब कहना चाहिए कि वो औरतों का जो उस वक्त जो कन्वेंशनल स्टेटस था या जो कन्वेंशनल उनकी जो एक इमेज थी, ये उसके बहुत अगेंस्ट था, which was not accepted by various theologians. So by 1240 बहुत सारे रेबेलियंस, बहुत सारे अलग अलग गवर्नर्स थे, बहुत सारे ऐसे मिलिट्री कमांडर्स थे जो कि रज़िया के ख़िलाफ़ अपने आप को वो रिवोल्ट कर रहे थे, वो रेबल कर रहे थे। शुरुआत जो होती है वो सरहद से होती है, जहाँ अल्तुनिया जो है वो करता है। जब वो रज़िया जो है वो वहाँ जाके जब उसको मतलब सप्रेस करने के लिए जाती है, शी वॉज़ डिफीटेड एंड शी वॉज़ अरेस्टेड। उसके साथ उसका स्लेव होता है याकूत का भी मर्डर हो जाता है उसमें, और रज़िया वॉज इम्प्रिजन्ड। वापस मलिक अल्तुनिया, बाद में रज़िया सेटलमेंट करने के लिए मलिक अल्तुनिया से शादी कर लेती है। जब वो वापस आ रही होते हैं तो दे वर बीइंग मर्डर्ड, और इन द मीन टाइम क्योंकि वो दिल्ली से दूर थी, उस तरफ पंजाब की तरफ थी, सरहद की तरफ थी, तो यहाँ पर इस चीज़ का फ़ायदा कौन उठाता है? इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं जो नोबल्स थे, जो चहलगानी थी, जो टर्किश नोबल्स थे, वो इसका फ़ायदा उठाते हैं और दे ट्राई टू वो बैरम जो है उसका इल्तुतमिश का दूसरा बेटा जो था, पहला रुकनुद्दीन फ़िरोज़, उसका मर्डर हो जाता है। उसके बाद फिर जो है वो ही वॉज पुट टू थ्रोन बाय टर्किश नोबल। सो दिस वॉज डन, और उसके बाद जो है रज़िया जब लौट रही होती है तो उसका भी मर्डर हो जाता है। दोनों का मर्डर, मलिक अल्तुनिया और रज़िया दोनों का जो है वो मर्डर हो जाता है। सो द फर्स्ट फीमेल एंड द ओनली मुस्लिम फीमेल रूलर ऑफ इंडिया इन द होल फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, आपको दिखेगा कि वो जो है किस तरीके से हाउ ही मेट हर फेट, हाउ दैट एंडेड। क्योंकि उसका ड्यूरेशन नो डाउट एक रेवोल्यूशनरी पार्ट था अपने आप में, लेकिन शी हैड टू फेस अ वेरी heavy resistance at that point of time. So this was done. After that हम डायरेक्टली मूव करेंगे बलबन पे। अब अगले जो ऑलमोस्ट 26 साल थे, फ्रॉम 1240 to 1266, they were very much of uncertainty, ups and downs, और वो टाइम था जब नोबिलिटी डोमिनेट कर रही थी। बलबन भी चलगानी का हिस्सा था, और उसने जब मौका देखा तो उसने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। नाउ व्हाट हैपेंड, उसका असल नाम जो है वो बलबन था, उलुग खान था, गयासुद्दीन बलबन उसका नाम उसने लिया। और अगर आप दिल्ली सल्तनत के मेन रूलर्स में देखेंगे तो आपको 3 रूलर्स का ही नाम समझ में आएगा पूरे इस ड्यूरेशन में, फ्रॉम 1206, मतलब जो 320 साल का ड्यूरेशन है, फ्रॉम 1206 to 1526। इस 320 साल के ड्यूरेशन में आपको सिर्फ 3 नाम ऐसे नज़र आते हैं जिन्होंने वाकई दिल्ली सल्तनत के लिए कुछ किया या दिल्ली सल्तनत को एक मेजर इस्टेब्लिशमेंट दिया, एंड दैट वाज फर्स्ट वाज इल्तुतमिश, सेकंड बलबन, एंड थर्ड विल बी अलाउद्दीन खिलजी। अब आप इनको जैसे रैंकिंग देना चाहें दे सकते हैं। अब आप सब सर खिलजी ने कॉन्क्वेस्ट किया या उसने वो जो आपने मूवीज़ में देखा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन खिलजी वाज समवन हु वेरी हेवीली कंसोलिडेटेड दिल्ली सल्तनत। आफ्टर खिलजी अगर किसी का नाम आप ले सकते हैं तो फ़िरोज़ तुगलक का ले सकते हैं, लेकिन हम आगे चल के देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो कि कैसे फ़िरोज़ तुगलक का जो टाइम पीरियड था वो लार्जली कहना चाहिए कि सिर्फ उन चीज़ों पे डिपेंडेंट हो गया जहाँ पर वो ही वॉज डैमेज कंट्रोल जिसे कहते हैं, वो वाली चीज़ में वो लग गया। सो दिस इज़ अबाउट देम। सो बलबन की अगर हम बात करें, सो बलबन वॉज द वन हु टुक द टाइटल ऑफ Zilla-Ilahi. Zilla-Ilahi means the shadow of God on earth. So this was the, and divine grace, Nibayat-e-Khudai,
ये दोनों टाइटल जो हैं वो अपने आप को उसने दिए। एंड सबसे पहले क्योंकि उसने एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले उसने एक ही काम किया, दैट ही डिस्कार्डेड द चहलगानी, जो तुर्कान चहलगानी इल्तुतमिश ने बनाया था, उस तुर्कान चहलगानी को सबसे पहले बलबन ने जो है आगे चल के उसे ख़त्म किया। उसकी वजह यही थी क्योंकि उसको पता था कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं भी इसी नोबिलिटी को बिलोंग करता हूँ। जब तक इस नोबिलिटी को हम जो है ख़त्म नहीं करेंगे या इस नोबिलिटी का इम्पैक्ट रहेगा, इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू रूल, इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू रूल। तो बलबन ने सबसे पहले ये ख़त्म किया। अपने आप को उसने एक और टाइटल दिया, एंड दैट वाज नासिर अमीरुल मोमिनीन, मीन्स इट वाज he was the right hand man of the Khalifa, so he was the representative of Khalifa as he called himself. पर्शियन फेस्टिवल नवरोज़ की भी शुरुआत जो है वो बलबन के ही दौर में होती है। इन दिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखनी है इस पूरे में, एडमिनिस्ट्रेशन किसका? बलबन का। अगर आप बलबन के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सबसे पहले उसने दो चीज़ों को अलग किया। वन वाज दीवान वजारत एंड अनदर वाज दीवान अर्ज़। दीवान वजारत वाज मिलिट्री, दीवान वजारत वाज फिनांस डिपार्टमेंट, एंड दीवान अर्ज़ और दीवान आरज़ वाज द मिलिट्री डिपार्टमेंट। पहले ये एक साथ चल रहे थे। इन दोनों को क्या किया? इन दोनों को उसने सबसे पहले सेपरेट किया। जस्टिस, उसने डिलीवरेंस ऑफ जस्टिस को जो है बहुत ज़्यादा वेटेज दिया, एंड ही वाज द वन हु फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, मतलब जो स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन है। मिडिवल हिस्ट्री में अगर किसी ने इसको बहुत इफ़ेक्टिवली अपने रूल में यूज़ किया, एंड इट वाज बलबन ने इसे यूज़ किया। फाइन। और उसने क्या किया? अब यहाँ पर देखिए, मुस्लिम्स के अंदर भी सेक्शंस क्रिएट हो चुके थे। क्यों हो चुके थे? क्योंकि बलबन ने जितने नॉन टर्किश मुस्लिम्स थे, जो नॉन टर्किश लोग थे, उन सबको एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर किया, एंड इंडियन मुस्लिम्स वर नॉट गिवन इम्पॉर्टेंट पोस्ट्स इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। उसने स्पाई सिस्टम, उसने नोबिलिटी पे बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रोल किया, एंड इन ऑर्डर टू कंट्रोल नोबिलिटी ही डेवलप्ड अ वेरी strict and very efficient spy system. He managed a very efficient spy system जहाँ पर उसने the main target of this spy system was to control and was to have a close eye over the movement, over the activities of the nobility. उसने अपने आप को, क्योंकि shadow of God और नसीर अमीरुल मोमिनीन ये सारे टाइटल्स दे रखे थे, so he introduced two things. One was sajda, another was pebos. Sajda means the prostration, bowing before the king, and pebos was kissing the feet of the king. ये इसने इसलिए किया था क्योंकि वो जो नोबिलिटी थी उसके ऊपर अपनी सुपीरियरिटी को जो है वो अपनी सुपीरियरिटी जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहता था। इस वजह से उसने सजदा और पैबोस इंट्रोड्यूस किया। तो बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो थे वो बलबन के दौर में आए। मूविंग फॉरवर्ड, तो बलबन के बाद हम देखते हैं कि कोई ऐसा मेजर वो नहीं होता है, और बलबन के बाद बलबन्स रूल एंडेड इन 1287, और 3 साल के अंदर ही इट वाज हिज 3 years grandson who was being placed as a de facto ruler on the throne। लेकिन उसका फ़ायदा जो है किसी और ने उठाया, उसका फ़ायदा उठाया जलालुद्दीन खिलजी ने, और बलबन के सक्सेसर्स को जो है हटाया। जलालुद्दीन खिलजी ने दूसरे नोबल्स के साथ मिलके, ही वाज अ मिलिट्री कमांडर, और उसने क्या किया? खिलजी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। एंड दिस इज़ कॉल्ड एज द डायनेस्टिक रेवोल्यूशन ऑफ 1290, क्योंकि यहाँ पर एक डायनेस्टी पहली बार होगा कि एक डायनेस्टी हटेगी और दूसरी डायनेस्टी अपने आप को इस्टेब्लिश करेगी। सो जलालुद्दीन खिलजी ने दूसरे नोबल्स के साथ मिलके, ही एक्चुअली मर्डर्ड अ 3-year-old, और अपने आप को जो है वो उसने इस्टेब्लिश किया ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली, एंड दिस लेड टू द बिगिनिंग ऑफ खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी रूल फॉर हाउ मच? खिलजी डायनेस्टी रूल फॉर 30 years। और जलालुद्दीन खिलजी जो है, इंस्पाइट ऑफ दैट, उसको पता था कि जो है
ये कोई बहुत ही वॉज वेरी मच हैविंग अ वेरी सॉफ्ट एटीट्यूड, ही वॉज द वन हु बिलीव्ड इन पीस। वो बहुत ज़्यादा जो है एक सॉफ्ट अप्रोच लेके रूल कर रहा था। इवन ही इज़ कंसिडर्ड हु जलालुद्दीन खिलजी इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। जलालुद्दीन खिलजी इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत जिसने हिंदूज़ के लिए एक बहुत ही सॉफ्ट एटीट्यूड रखा, एक बहुत ही सिंपल एटीट्यूड रखा, और उसका ये मानना था दैट द स्टेट शुड बी बेस्ड ऑन द विलिंग सपोर्ट ऑफ द गवर्न, कि आप किसी से ज़बरदस्ती अपने ऊपर सपोर्ट नहीं ले सकते जब तक आप उनके लिए जो स्टेट जो वो गवर्न हो रहा है उनके लिए जब तक आप एक अच्छा एटीट्यूड नहीं रखोगे, उनके लिए जब तक आप एक एक सॉफ्ट एटीट्यूड नहीं रखोगे, वो उन विलिंगनेस होनी चाहिए। मतलब अगर कोई गवर्न कर रहा है, तो उस जो उसकी लीडरशिप है वो विलिंगनेस से एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, और उसके लिए हमको एक सॉफ्ट एंड ही सेड दैट एज द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ हिंदू द स्टेट कैन नॉट बी ट्रूली इस्लामिक। बोले हम इस चीज़ को जो इस्लामिक स्टेट इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं वो यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो गैर इस्लामिक है, वो हिंदू, और इसीलिए हमको उनको जो है एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन देनी होगी। ये कहना जो है, और ये उसके लिए हो गया ख़तरनाक, बिकॉज ही वॉज द वन हु अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस, ही वॉज द वन हु ट्राइड टू विन द गुडविल ऑफ नोबिलिटी। लेकिन ये सॉफ्ट अप्रोच, ये एक पैसिव अप्रोच जो है वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। ये पैसिव अप्रोच जो है बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, और इसी का कहना चाहिए कि फ़ायदा इसी के अगेंस्ट जाके, एंड ही वॉज द वन हु वॉज मर्डर्ड बाय हिज सन। अब हुआ क्या कि उसका जो भतीजा था, द भतीजा एंड द नीस एंड द सन इन लॉ, नेफ्यू एंड सन इन लॉ, सॉरी हिज नेफ्यू एंड सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी जो है वो कारा में उसको भेजा जाता है, कारा का गवर्नर होता है। और जब ही वॉज द वन आफ्टर विक्ट्री ही नेवर रिटर्न टू दिल्ली, तो जलालुद्दीन कहते हैं कि ठीक है चलो मैं खुद ही उससे मिलने जाता हूँ। एंड देयर ओनली ही हु अलाउद्दीन खिलजी ही मर्डर्ड that time Sultan of Delhi, जलालुद्दीन खिलजी का मर्डर करता है, and he himself became the next ruler, and then came the time period of Alauddin Khilji, who ruled almost for 20 years. Alauddin Khilji ruled for 20 years. अब इसकी पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि उसे आमिर तुजुक, दैट इज़ द मास्टर ऑफ द सेरेमनीज, एंड आरज़े ममालिक मीन्स ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ लॉ appointed by जलालुद्दीन खिलजी, क्योंकि अब भतीजा था तो उसको इम्पॉर्टेंट पोजीशन मिलनी थी। लेकिन ही वॉज नेवर लाइकिंग अलाउद्दीन खिलजी वॉज नेवर लाइकिंग द सॉफ्ट एटीट्यूड। Alauddin Khilji was never liking the soft attitude which was, or the tolerant attitude, the tolerant approach जो कि जलालुद्दीन खिलजी ने चला रखी थी। जैसे ही वो बनता है, so he immediately what he did, he reversed this policy of tolerance जो जलालुद्दीन खिलजी की थी, and जिसने भी उसका excuse me ओके तो जिसने भी उसका अपोज करने की कोशिश की, ही वॉज बीइंग सर्व्ड विद अ वेरी हार्श पनिशमेंट। अब उसने क्या किया, उसने ये इसे भी पता था कि जब तक मैं नोबिलिटी को कंट्रोल नहीं करूँगा, इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कंट्रोल द होल एम्पायर। सो व्हाट ही डिड, ही प्रोहिबिटेड टू होल्ड फेस्टिवल्स, मतलब नोबल्स आपस में मैरिज मैट्रिमोनियल अलायंस नहीं कर सकते, आपस में सोशल गैदरिंग नहीं कर सकते, पार्टीज़ नहीं कर सकते। ही बैन वाइन्स और इंटॉक्सिकेंट के यूजेज को उसने कम्प्लीटली बैन कर दिया, एंड सोशल गैदरिंग्स को कंट्रोल, और मतलब सोशल गैदरिंग्स नहीं होंगी किसी भी तरीके की, स्पेशली जहाँ पर नोबिलिटी इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं कि आम पब्लिक के लिए, नोबिलिटी को इन सब चीज़ों से बैन किया। और अगेन ही रीऑर्गेनाइज्ड द बरीड्स वर द स्पाई, बरीड्स वर द स्पाई, और ही वॉज द फर्स्ट वन जहाँ पर आप पहली बार देखोगे दैट this happened, that religion was separated from politics, that religion was separated from
पॉलिटिक्स। तो ये करने वाला वो पहला रूलर था और उसने बड़ी एक ही सेड दैट किंगशिप नोज नो किंगशिप, कि अगर मैं राजा हूँ तो मेरे लिए कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, कोई अच्छा बुरा नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, जो राजा का धर्म है, जो राजा का फ़र्ज़ है वो मैं निभाऊंगा। एंड दैट्स वाई ही वॉज द वन जिसने इन चीज़ों से अपने आप को सेग्रीगेट किया। इसके बारे में तारीख़ फ़िरोज़ शाही, ऑल्दो इट वाज रिटन बाय बर्नी, लेकिन इसमें ज़िक्र अलाउद्दीन खिलजी का भी आता है। फाइन। ही वाज द वन हु पैटर्नाइज्ड पोएट्स लाइक अमीर खुसरो, मीर हसन दहलवी। ये उस दौर में ही वाज द वन ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सिकंदर आज़म, अपने आप को टाइटल देता है। और अमीर खुसरो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज लिटरेचर इज़ कंसर्न, उर्दू लिटरेचर इज़ कंसर्न। ही वाज द वन हु गेव उर्दू जो है वो एक कम्प्लीटली हिंदुस्तानी ज़बान है, क्योंकि उर्दू जो है उसमें जो टर्किश, अरबिक, पर्शियन वर्ड्स हैं और उनको ब्लेंड किया गया, जो उस वक्त की इंडियन लैंग्वेज थी उनका एक कंप्लीट ब्लेंड है। सो दैट इज़ व्हाट उर्दू इज़। और इसीलिए यहाँ पर अमीर खुसरो को टाइटल दिया तूतिए हिंद। बट व्हेन वी टॉक अबाउट हिज इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट ही वाज द वन, क्योंकि अब यहाँ से मंगोल अटैक जो है वो शुरू हो चुका था। तो अलाउद्दीन खिलजी, इट इज़ सेड दैट ही डिफेंडेड मंगोल अटैक्स 12 टाइम्स। तो आपको ये क्रेडिट अलाउद्दीन खिलजी को देना पड़ेगा दैट ही डिफेंडेड मंगोल्स 12 टाइम्स एंड ही डिफीटेड देम। ओके, अलग अलग बार जो है जालंधर में, किली में, अमरोहा, रावी, यहाँ तक जो है मंगोल्स आके अटैक कर रहे थे, बट ही समहाउ डिफेंडेड इट। अपार्ट फ्रॉम दैट ही वॉज द वन जो डेक्कन की तरफ गया। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो डेक्कन की तरफ जाता है, एंड इट वॉज नॉट हिम एग्जैक्टली, मलिक काफूर, ही वॉज हिज स्लेव जनरल। और उसने जो है साउथ सदर्न इंडिया में यादवास को 1308 में, ककाटियास को 1310 में और होसालास को 1311 में, ये सारे जो रूलर्स थे इनको सबमिट करवाया। हम राजपूत रूलर्स देख रहे थे, बहुत सारे ऐसे जो परमार्स थे या जो दूसरे ऐसे रूलर्स हमने देखे जो कि जिनके who came in direct मेवाड़ came in direct confrontation with Khiljis, and that's how many of the Rajput principalities became the part of the Delhi Sultanate. Amir Khusro's Khazan al-Futuh, it largely speaks about Alauddin खिलजीज़ कॉन्क्वेस्ट। अमीर खुसरो ने भी उनके कॉन्क्वेस्ट के ऊपर, अलाउद्दीन खिलजी के कॉन्क्वेस्ट के ऊपर किताब लिखी है, दैट वाज एज खज़ाइन अल-फुतूह, मीन्स द खज़ाइन इज़ लाइक द ट्रेजरी ऑफ द विक्ट्रीज, दिस इज़ व्हाट द मीनिंग इज़। सो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने देखा। मिलिट्री रिफॉर्म्स की बात करें अलाउद्दीन खिलजी के, तो ही वॉज द फर्स्ट वन। अब क्योंकि उसको मंगोल्स बार बार अटैक कर रहे थे, तो ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट सुल्तान जिसने एक स्टैंडिंग आर्मी को जो है रखा और वो सैलरी देता था। पहले इक़्तिदारी थी और ज़रूरत पड़ने पर ही आर्मी आती थी, लेकिन अब उसने क्या किया, एक स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करना शुरू किया। और इस चीज़ को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उसने 2 सिस्टम इनोवेशन जो है वो उसमें किया। वन वाज चेहरा, अनदर वाज दाग। चेहरा का मतलब था कि जो भी जैसे हमारे आज के टाइम पे तो हमारे आई कार्ड्स होते हैं, लेकिन वहाँ पर अब तब फोटोग्राफी तो थी नहीं, तो वो क्या करते थे, किसी भी सोल्जर का, हर सोल्जर का जो है वो एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखा करते थे। ऐसे चेहरा है, ऐसा गोल चेहरा, जैसे आप बोलते हैं स्केच आर्टिस्ट को सुना दो, तो वो इस तरीके का एक जो है वो कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन, ताकि यहाँ पर कोई किसी और की जगह काम ना कर पाए। और दाग, क्योंकि यहाँ पर जो घोड़े होते थे, तो जो शाही अस्तबल के घोड़े होते थे, दे वर वेल फीडेड, वेल ट्रेंड, दे वर हेल्दी, दे वर ऑफ गुड ब्रीड। तो जनरली सोल्जर्स क्या कर रहे थे कि वो शाही अस्तबल के जो घोड़े हैं उनको ले जाते थे, बेच देते थे, उसकी जगह छोटी या कमज़ोर नस्ल के जो घोड़े होते थे उनको बुलवा लेते थे। तो उस चीज़ को करने के लिए द ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, दैट वाज दाग। वो नहीं होता गर्म करके जो है घोड़ों के ऊपर स्टैंपिंग की जाती है यूजिंग हॉट आयरन, तो वो चीज़ यहाँ से दाग लगाना जो है वो यहाँ से शुरू होता है। दाग और चेहरा, मेजर मिलिट्री रिफॉर्म्स बाय अलाउद्दीन खिलजी। देन वी टॉक अबाउट द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो ही वॉज द फर्स्ट रूलर जिसने
लैंड रेवेन्यू को कैश में फिक्स किया और रेवेन्यू वाज हाफ ऑफ द प्रोड्यूस। सो 50% जो है वो प्रोडक्शन जो है वो कहाँ जाता था, वो टैक्स में जाता था। और ये इसने कैश में इसलिए रखा था क्योंकि अब वो उसको सोल्जर्स को भी पेमेंट कैश में करना था। फाइन। बिस्वा वाज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट और जो टैक्स होता था वो 1/5 ऑफ द प्रोड्यूस पे लगता था। उसके अलावा घड़ी और चरही, हाउस टैक्स एंड पास्चर टैक्स, ये भी जो है वो देना पड़ता था। बहुत सारे ऐसे पुराने सिस्टम थे, फॉर एग्जांपल किस्मत खुदी दैट वाज द हेडमैन सेस, ये उसने अबॉलिश किया। जो रिलीजियस एंडाउमेंट्स थे जो फ्री लैंड मिला हुआ था इनाम और वक्फ के, इनाम और वक्फ के जो लैंड हुआ करते थे, जो जनरली रिलीजियस ग्रांट्स होती थी, वो सारी उसने वापस ली। बोले नहीं, हम किसी को जो है वो इससे एक्सक्लूड नहीं करेंगे, सबको इसके ऊपर क्या करना होगा, टैक्स देना होगा। ही क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ मुस्तखराज टू कलेक्ट टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए उसने एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया, हु वाज मुस्तखराज। और जो दिल्ली और उसके आसपास का इलाका था वो डायरेक्टली स्टेट रेवेन्यू के अंदर आ रहा था, मतलब स्टेट उस पर रूल कर रहा था। इक़्तिदारी जो है, मतलब गवर्नर एक इक्ता होता था, एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टाइप, वो टैक्स कलेक्ट करता था। वो यहाँ से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों से उसे क्या किया गया, उसे एक्सक्लूड किया गया। मतलब दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में, क्या था, जो इक़्तिदारी थी वो एप्लीकेबल नहीं थी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में इक़्तिदारी एप्लीकेबल नहीं थी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मार्केट रिफॉर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि अब वो रूल कर रहे थे और रूल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और उसने सबसे पहले मार्केट के जो कॉस्ट था, कॉस्ट फिक्स किया। मतलब जो भी अब मार्केट में ट्रेडिंग होगी वो कमोडिटीज़ का प्राइस कौन तय कर रहा था, सल्तनत जो है वो कमोडिटीज़ का प्राइस तय कर रही थी। उसने 3 अलग अलग मार्केट बनाए। पहला था फूड ग्रेन्स के लिए, दूसरा था जो कॉस्टली आइटम मिलते थे उसके लिए, और तीसरा था क्योंकि स्लेवरी तब चल रही थी तो हॉर्सेस और स्लेव्स के लिए जो है वो बनाया। शाहनाए मंडी 3 जो है वो ऑफिसर्स या ऑफिसर्स उसने बनाए। शाहनाए मंडी जो है वो फ्रूट ग्रेन्स को दे रहा था। देन वी हैव नायब रियासत एंड दीवान रियासत। ये जो मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, ये पहली बार ऐसा हुआ कि किसी, अब आप ये जो शाहनाए मंडी है, बेसिकली जिसको भी ट्रेडिंग करनी होती थी उसको सबसे पहले शाहनाए मंडी में रजिस्टर कराना पड़ता था। उसके बाद ही वो अपना प्रोड्यूस उस मंडी में बेच सकता था। और वो किस प्राइस पे ट्रेडिंग हो रही थी, जिस भी प्राइस पे ट्रेडिंग होती थी, दैट वाज फिक्स्ड। ये पहला या अब मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एमएसपी जो है आप यहाँ देखते हो, आज भी यही होता है और ये सिस्टम आज भी फॉलो हो रहा है। जो कृषि उपज मंडी है, आप आज भी वहाँ जाइए, आपको पहले रजिस्टर कराना पड़ेगा। जो ख़रीद रहा है उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जो बेच रहा होता है उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। आपको जो है कुछ ऑक्ट्रा या कुछ टैक्स या कुछ फ़ीस जो है उस मंडी में जमा करनी पड़ती है। और उसके बाद ही आप वहाँ पे मतलब वो पूरा जो है सिस्टम एक तरीके से कंट्रोल्ड सिस्टम, और ये उसका सबसे अर्लीस्ट फॉर्म है। बरीद और मुन्हियान 2 तरीके के उसने ऑफिसर्स ऑप्ट किए। बरीद वर द इंटेलिजेंस ऑफिसर, मुन्हियान वर द सीक्रेट स्पाइस। और मार्केट की वो रोज़ इन्फॉर्मेशन लेता था। एवरी डे वट एवर वॉज हैपनिंग इन मार्केट वॉज बीइंग ब्रॉट टू द द नॉलेज ऑफ द किंग। सो एक चीज़ पर क्लैरिटी नहीं, क्योंकि अज्यूम ये किया जाता है जहाँ पर ये जो स्टेट रेवेन्यू वाला कंसेप्ट था, ये वाला जो पूरा शाहनाए मंडी और ये जो चीज़ थी, ये सिर्फ वहीं पर एप्लीकेबल थी। उसके बियॉन्ड ये एप्लीकेबल थी या नहीं थी, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो प्राइस कंट्रोल करने की वजह से तो जो सिटीजन्स तो नहीं, जो सब्जेक्ट्स थे वो उसको सपोर्ट करने लगे अलाउद्दीन खिलजी को कि नहीं, ही इज़ ब्रिंगिंग सम रिफॉर्म्स। और कहना चाहिए कि जो आर्मी थी, क्योंकि उसको आर्मी को पेमेंट करना था, आर्मी को कैश देना था, ये सारी चीज़ें कब एप्लीकेबल होती हैं? जब हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के रिफॉर्म्स की वजह से ही वॉज एबल टू सस्टेन अ लार्ज आर्मी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रही कि अलाउद्दीन, और ये इससे बहुत से लोग नाखुश थे
इस वाले उससे बहुत से लोग नाखुश थे। तो इम्पैक्ट ये होता है कि अलाउद्दीन खिलजी के जाने के बाद जो है ये सारी चीज़ें एकदम से दब जाती हैं, एकदम से ख़त्म हो जाती हैं, और उसके बाद अगर ये रिवाइव होगी तो फिर वो रिवाइव होगी फ़िरोज़ तुगलक के टाइम पे। इसीलिए तारीख़ फ़िरोज़ शाही में खिलजीज़ का ज़िक्र है, क्योंकि खिलजीज़ ख़ास तौर पे फ़िरोज़ तुगलक जो है वो वापस उन चीज़ों को रिवाइव करेगा जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ख़त्म, अलाउद्दीन खिलजी के जाने के बाद बेसिकली जो ख़त्म हो गई होगी। अब बात करते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हौज़ अलाई, इसे हौज़ ख़ास जिसे कहा जाता है, और सिरी फोर्ट ये भी दिल्ली में है। देन दिस वन द कसर हज़ार सतून पैलेस सिरी फोर्ट के अंदर। सो मेजर कंस्ट्रक्शन, अलाई दरवाज़ा, द एंट्रेंस गेट टू कुतुब मीनार, ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसके टाइम पे होती हैं? ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे होती हैं। हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर या आर्किटेक्चरल मार्वल्स पे भी उतना ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वी विल कवर दिस सेपरेटली इन द आर्ट एंड कल्चर पार्ट. So this was about the two dynasties of Delhi Sultanate, that is the slave dynasty and the Khilji dynasty. बाकी की डायनेस्टीज़ हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जो भी आपके कमेंट्स हों, डू गिव योर वैल्यूबल कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू सो मच.